नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से फिट फॉर एग्जाम में एक राजस्थान की नई वीडियो के साथ। मैंने आपको जो लेक्चर 1 राजस्थान जीके का दिया उसमें मैंने आपको पशु कराया, राज्य पशु। आज पक्षी पढ़ेंगे। ठीक है, वृक्ष पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ कवर करी थी और आज हमारा राजस्थान जीके का ये दूसरा पार्ट आ चुका है। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे रीट एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख देता हूं कि आखिर हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया राजस्थान में टीचर बनने का जिसका सपना है, ठीक, और मेंस एग्जाम जिसको देना है, रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कृपया करके राजस्थान जीके को फॉलो कर लीजिए जो मैं करा रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको एक लेक्चर दिया, उसमें मैंने आपको पशु कराया, वृक्ष कराया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राज्य वृक्ष क्या है ना। आज चलते हैं राजस्थान के पक्षी की तरफ, राज्य पक्षी की तरफ। राज्य पक्षी आज पढ़ाएंगे आपको, राज्य नृत्य बताएंगे, गीत बताएंगे। ये राजस्थान जीके की सेकंड वीडियो है, इसका जी तोड़ करके मेहनत करिए और मजा लीजिए पूरा। ठीक, तो चलते हैं आज हम राजस्थान के राज्य पक्षी की तरफ। तो भैया राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो आखिर है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम, कि आखिर किस नाम से इसको कहते हैं ना। तो इसका आपने नाम सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर, ये जो है नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका दूसरा नाम होता है, चलिए अन्य नाम मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि किस किस नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गोडावण नाम से प्रसिद्ध है। इसको गोडावण भी कहते हैं। ठीक, आपने सुना होगा सोहन चिड़िया के बारे में, तो वो यही है, सोहन चिड़िया है ना, सोहन चिड़िया। इसको राजस्थान में कुछ जगह पर बोला जाता है शर्मिला पक्षी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो भैया ये शर्मिला टाइप होता है, इसलिए इसको शर्मिला पक्षी कहते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में इस पक्षी को जो राज्य पक्षी का दर्जा मिला वो कब मिला। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको राज्य पक्षी का दर्जा जो मिला वो सन 1981 में मिला। ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, 100% आने वाला है। जो दर्जा मिला इसको राज्य पक्षी का, वो सन 1981 में इसको दर्जा दिया गया। ठीक, हमने पशु पढ़े। राजस्थान का पशु कौन है, राजस्थान का वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष है ना। सबका अपना अपना वानस्पतिक नेम या फिर किसी का साइंटिफिक नेम, ये हमने पढ़े। तो इसका भी अपना कुछ साइंटिफिक नेम होगा, है ना, इसका साइंटिफिक नेम होगा। साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, ये 100% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्डियोटिस निग्री शेप्स, निग्री शेप्स। अब पूछेंगे भैया सर हम याद कैसे करें इसको, ये तो बड़ा टिपिकल नेम है। तो आप ध्यान रखिएगा, पक्षी उड़ने वाला होता है ना, और इसमें क्या आ रहा है, निगरी शेप्स। निगरी मतलब नीग्रोस से आप कंपेयर करा लीजिए। नीग्रोस जो होते हैं, जैसे उसेन बोल्ट, आप उसेन बोल्ट को देख लीजिए, ये नीग्रोस टाइप लोग तो ही हैं, क्या करते हैं, उड़ के जंप करते हैं। तो उड़ने वाले पक्षी भैया निगरी शेप्स, आर्डियोटिस निगरी शेप्स। ठीक है, एक और इनका साइंटिफिक नेम है, वो है कोरियोटिस निगरी शेप्स, कोरियोटिस निगरी शेप्स। ठीक,
ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, 100% ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक फैक्ट बताता हूं कि आखिर इस पक्षी के बारे में क्या खासियत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पक्षी है, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें ये सबसे भारी होता है ना। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी भैया पक्षी है ये, सबसे भारी पक्षी है ये, फैक्ट है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये मेनली पाया कहां जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जैसलमेर एक जगह है, बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, वहां आपने जैसलमेर नाम सुना होगा। ठीक, जैसलमेर के मरु उद्यान, मतलब एक नेशनल पार्क है यहां पर, मरु उद्यान। ठीक है, वहां पर एक जगह है यहां पर सोरसन, जो कि 12 जिले में है, 12 जिले। अभी हम जब प्रमुख स्थल जब पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें हम सारे जिलों का क्या क्या वहां पर पाया जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो सोरसन जो 12 एक जिला है, वहां पर सोरसन जगह है, वहां पर भी ये देखा जाता है। ठीक है, और ये शोकलिया क्षेत्र में भी पाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, शोकलिया क्षेत्र जो कहां पर है, अजमेर में। क्लियर, ये इनका भैया हो गया क्या, निवास स्थान, इनका हो गया ये निवास स्थान, निवास स्थान, ये चीज आपको ही क्लियर। ये 3 जगह पर मुख्यतः पाया जाता है, जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसर जो 12 जिले में है, और शोकलिया क्षेत्र जो अजमेर जिले में है, वहां पर ये देखे जाते हैं। ठीक है, यहीं पर यही जो चीज है जिसको कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये जो है इनकी शरण स्थली है, यहां पर ये शरण स्थली है। ठीक, और आपको एक बात और बता दें हम, बहुत ही खास बात है इनके बारे में, कि जो जैसलमेर का वातावरण है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने उसके अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जैसलमेर के वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, और कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। रह सकते हैं, और जैसलमेर का जो वातावरण है वहां अनुकूल भी अपने आप को कर लेते हैं, उसके अनुकूल ये लोग वहां पर सरवाइव कर जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताया शर्मिला पक्षी नाम से फेमस है ना, तो मैं उसके स्वभाव के बारे में बता दूं कि बहुत ही शर्मिला, शांत स्वभाव का होता है। स्वभाव में अगर देखा जाए शर्मिला और शांत भी होता है, और सघन घास में रहता है, घनी हुई जो घास होती हैं, रहने वाला पक्षी है ये, सघन घास में रहने वाला पक्षी है। ये जो इसकी खास बातें हो गई। ठीक है, सघन घास में रहने वाला पक्षी है। अब बात आती है, अच्छा हाँ, सघन घास मतलब जो जैसलमेर में आपकी जो सेवक घास है, मतलब सेवड़ जो घास का नाम है वो इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए, सेवड़ घास में बहुत ही उपयुक्त है ये रहने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अच्छा सेवड़ घास आपसे पूछी जा सकती है, सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है, तो भैया जैसलमेर में पाई जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो पक्षी है इसका अस्तित्व भैया खतरे में है, वर्तमान में अस्तित्व है खतरे में है,
वर्तमान में। ये क्या बात हुई? हाँ भाई, ये विलुप्त होने की कगार पर है। संख्या बहुत कम है इनकी, ठीक, संख्या इनकी बहुत कम हो रही है, संख्या बहुत कम हो रही है, कहा जाए तो ये विलुप्ति के कगार पर भी है, विलुप्ति के कगार पर है, ठीक, विलुप्ति के कगार पर है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस जो ये पक्षी है, इस प्राणी को बचाने के, मतलब उसके संरक्षण में सरकार ने कुछ कानून भी बनाए, है ना, मजबूत कानून बनाए, कठोर कानून। इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण में सरकार द्वारा समय समय पर कुछ मजबूत कानून बनाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कानून तो बना दिए, लेकिन उस कानून के बनाने के बाद भी आज इनका शिकार हो रहा है, ठीक। और इनका शिकार का मुख्य कारण जो है वो भैया मांस है, लोग मांस का सेवन करते हैं उसका, ठीक है। कुछ मजबूत कानून बनाए, जैसे 10 साल की सजा, और आपको बता दें 25,000 रुपए जुर्माना, ये इसकी सजा रखी। तब भी इसका शिकार हो रहा है भैया, ठीक। समस्या यही है कि तब भी इसका शिकार हो रहा है, ठीक है। सख्त कानून भी बनाए गए, मजबूत कानून बनाए गए, 10 साल की सजा भी रख दी, 25,000 रुपए जुर्माना भी रख दिया, तब भी इसका शिकार हो रहा है। और शिकार का कारण जो है, शिकार का जो मुख्य कारण है वो क्या है? मांस का सेवन करना। ध्यान रखिए, मांस का सेवन करना, ये इसका मुख्य कारण है। अब जो कानून बनाए गए, सरकार द्वारा कानून बना दिए गए, ठीक। अब हम आपको इसके बारे में एक और फैक्ट बताना चाहेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? सन 1972 में। 1972 के धारा 9C, देखिए कुछ धाराएं होती हैं वन्य जीव संरक्षण में, आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगराइज करी गई हैं धाराएं। तो इस जो धारा मैंने आपको बताई 9C, इसमें इस पक्षी को रखा गया है, ठीक है, घोड़ावण को वो भी प्रथम सूची में रखा गया है भैया, प्रथम सूची में। अच्छा, ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? जिससे इसका शिकार ना किया जाए, कठोर से कठोर कानून बनाए जाए, ठीक है। कानून में जैसे कानून बनाए तो 10 साल की सजा रख दी, 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया, तब भी इनका शिकार हो रहा है। अभी हम बताएंगे कि क्या मुख्य कारण है। मुख्य कारण तो भैया मांस सेवन है। एक और रीजन बताएंगे अभी आपको, बस बने रहिए फिट फॉर एग्जाम के साथ और मजे लीजिए। IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करती है, उसमें IUCN ने इस पक्षी को संकटग्रस्त पक्षी की सूची में रखा गया है। संकटग्रस्त जो लोग हैं उसमें इसमें रखा गया है, ठीक है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में रखा। समस्या बड़ी गंभीर है भैया, है ना, कि इसको रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्राणी की सूची में भी रख दिया गया। अब आपको हम बता देते हैं कि ये जो राज्य पक्षी जो है वो राजस्थान का है, ठीक। तो राजस्थान सरकार ने भी तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा, राजस्थान सरकार ने कुछ एक्शन लिया होगा। तो सबसे बड़ी चीज है, राजस्थान सरकार द्वारा सन 2013 में एक प्रोजेक्ट पास किया,
प्रोजेक्ट पास किया। अब प्रोजेक्ट पास तो कर दिया, तो भैया ये प्रोजेक्ट जो और किस लिए किया था, प्रोजेक्ट पास किया जो गोडावण है, मतलब ये पक्षी है, के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से, गोडावण के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट था वो 12 करोड़ 10 लाख का था, कम से कम, है ना, 12 करोड़ 10 लाख तक ये प्रोजेक्ट था, इतने का, ठीक है। गोडावण के संरक्षण के लिए ये इन्होंने पास किया, ठीक, क्लियर। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से नोट डाउन करिए। कर लिया नोट, ठीक। ये रुपए हैं भैया, इतने रुपए की ये प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ये चीज, ये नाम जल्दी से लिखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट नाम दिया, ठीक है। और एक बढ़िया सा टॉपिक रखा, प्रोजेक्ट का नाम रखा, वो क्या था, मेरी उड़ान ना रोकें। बहुत बढ़िया जो था, बता रहा हूं उस प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट नेम जो था बहुत बढ़िया सा था, मेरी उड़ान ना रोकें। कितना बढ़िया नाम है, साला सुन के साला दया आ जाए, तब भी लोग नहीं सुधरेंगे, इसका शिकार करेंगे केवल अपने लिए। अब आपको हम एक फैक्ट और बता दें कि जैसलमेर जो जगह है, ठीक है, या फिर राजस्थान को ले लें, अगर राजस्थान में घनी घास ना होने के कारण, क्योंकि वो तो डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, घास जो होती है वो ज़्यादा घनी हुई नहीं होती है, तो इस वजह से ये जो पक्षी हैं वो पाकिस्तान की ओर, मतलब बॉर्डर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ओर ये विस्थापित हो जाते हैं, ठीक। किसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की ओर विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ये जो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट का नेम मेरी उड़ान ना रोकें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब भैया इनकी गर्दन होती, दिखने में होते कैसे ही है, इनकी गर्दन लंबी होती है, ठीक, गर्दन लंबी होती है, गर्दन लंबी, जिसके कारण ये शुतुरमुर्ग की तरह देखे जाते हैं, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग की भांति, ये शुतुरमुर्ग की भांति ही इनकी गर्दन लंबी होती है, इसीलिए शुतुरमुर्ग की तरह ये होते हैं, और दौड़ने में बहुत सक्षम होते हैं, दौड़ने में बहुत सक्षम या फिर कहीं दक्ष होते हैं, मतलब क्वालिटी होती है इनकी, बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। कुछ और फैक्ट बताता हूं, एक दो। नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को बैक करके पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, है ना। हाँ, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। सोन चिड़िया के नाम से भैया शर्मीला पक्षी कहते हैं इसको, बहुत ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इनको डराया जाए, यदि इनको डराया जाए तो ये हुक की तरह आवाज निकालते हैं, हुक की तरह, हुक की तरह ध्वनि निकालते हैं। अब ध्वनि हुक की तरह निकालते हैं, तो कुछ उत्तर भारत के लोग हैं इसको हुकना नाम से भी पुकारते हैं, उत्तर भारत के लोग हैं इसको हुकना नाम से पुकारते हैं, हुकना, हुकना नाम से पुकारते हैं, ठीक है।
कभी कभी ये बादलों की तरह गरजने की जो आवाज होती है वो, ये बाघ की तरह जो गुर्राता है उसकी तरह भी गुर्राता है ये, ठीक है, बादल की तरह गरजने की आवाज या फिर बाघ की तरह गुर्राता है। इसी वजह से इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं गुराइन। कुछ क्षेत्रों में ये गुराइन नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको समझ में आया, गुराइन गुराइन, ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये खाता क्या है। सब चीज अभी मैं लिंक करूंगा, जो उधर जितना लिखा है इसीलिए तो उधर बिगाड़ नहीं रहा हूं, ठीक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, ठीक। अनाज के रूप में जो खाता है वो गेहूं ज्वार बाजरा खाता है। गेहूं ज्वार बाजरा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की ये गलत फहमी है कि ये गेहूं ज्वार बाजरा तो खाता है तो इस वजह से इनकी वो खेती को भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए ये जो है, इससे लिंक करिए, ये भी एक शिकार का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है, ठीक। अनाज में गेहूं ज्वार बाजरा का सेवन करता है, जिसके कारण लोग ये सोचते हैं कि भैया ये हमारी खेती को नष्ट ना कर दे, इसीलिए भी इसका ये शिकार करते हैं, ठीक। एक तो इसका हो गया मांस सेवन, जो लोग मांस सेवन करते हैं उस वजह से शिकार करते हैं, और कुछ लोग इससे ये डरते हैं कहीं उनकी खेती नष्ट ना हो जाए, इस वजह से भी वो इसका शिकार करते हैं। ये इनका मुख्य कारण है, ठीक। मैंने बात करी है सर्वाहारी, तो इन्होंने अनाज खा लिया, ठीक। अब ये टिड्डे भी खाता है, टिड्डे होते हैं ना ग्रास ऊपर, टिड्डे खाता है, सांप खाता है, छिपकली भी खाता है, बिच्छू भी खाता है, तब भी ये शांत स्वभाव का कहा जाता है। बिच्छू भी खाता है, ठीक, तब भी ये शांत स्वभाव का कहा जाता है, ठीक। इतना ही फैक्ट है इस पक्षी के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 100% ये आने वाला है पक्का। इसको नोट डाउन करिए, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया, चलते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये लंबा कितना होता है ये भी आप लिख लीजिए। ये 110 से 120 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी लंबाई, ठीक। ये चीज़ लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी लंबाई। अब हम चलते हैं, कुछ डांस वांस देख लें कि नृत्य, कि राजस्थान के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें राजकीय नृत्य किसको कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसमें ये टॉपिक है सारे, है ना। ये याद रखिएगा, मेरी उड़ान ना रोके, 12 करोड़। तो अब हम चलते हैं राजस्थान के राज्य नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। नृत्य किसके बारे में, नृत्य के बारे में। तो राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो है घूमर, जिसको हम कहते हैं घूमर। जो लोकल के लोग हैं वो कमेंट करके बताएं वहां पर कि घूमर नृत्य तो आपने किया ही होगा, है ना। ये होता है मारवाड़ क्षेत्र में, अगर देखा जाए जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा, जो महिलाएं हैं वहाँ की वो इस नृत्य को करती हैं, और ये महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य भी है।
महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य भी है ना, लोकप्रिय नृत्य है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, घूमर को नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। किसको? घूमर नृत्य को, ठीक है। ये नृत्य है भैया, ये सारे नृत्य बताऊंगा मैं, ठीक है आपको। घूमर है वो नृत्यों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये एक राजकीय लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है। क्लियर हुआ? राजकीय लोक नृत्य भी है, ठीक है। अब इसमें जो वाद्य यंत्र यूज करते हैं वो आखिर कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें नोट करिए। ढोल, मजीरा। ढोल मजीरा तो आपने सुना होगा, जो बुलावा होता है, आपका बुलावा होता है उसमें इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है, ठीक है। ढोल मजीरा। नगाड़ा, नगाड़ा सुना होगा आपने, है ना। लीजिए भैया, नगाड़ा भी लिख लीजिए। शहनाई भी हो गया। ये सब प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। किसमें? घूमर नृत्य में, ठीक। अब अच्छा, इसकी मुख्य बात यह है कि इसके जितने भी प्रदर्शन होते हैं वो हाथों के द्वारा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है ये राजस्थान का, ये इसकी खास बात है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन जितने भी होते हैं वो, ये इसकी खास बात है कि प्रदर्शन जितने होंगे वो हाथों द्वारा होंगे, ठीक। पंजाब का एक फेमस आपने नृत्य सुना होगा जिसको कहते हैं हम भांगड़ा। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा। कहते हैं भांगड़ा चलाओ भाई, भांगड़ा, ठीक है। भांगड़ा जो है वो इसी से उत्पत्ति हुई है इसकी। कितनी बड़ी बात बता दी। अब तो भैया राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट करके मानेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये इसकी भैया खास बात है कि इसका प्रदर्शन हाथों के द्वारा होता है। और पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है जो भांगड़ा, ठीक है, वो इसी से संबंधित है। भांगड़ा जो करते हैं ना हम लोग, वो इसी से उत्पत्ति हुई है उसकी, इसी, है ना। ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, और इसको क्या कह सकते हैं? रजवाड़े लोग जो होते थे, अच्छा हाँ, रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहा जाता है, रजवाड़ी। एक चीज़ याद करिए, कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं तो मैं जैसे जैसे याद आएगी बता दूंगा। रजवाड़ी लोक नृत्य भी इसको कहते हैं, ठीक। रज जाता है ना। और इसका एक फैक्ट और है कि इसको नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। ये नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है इसको। किसको? इस घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। रजवाड़ी लोक नृत्य है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। सामंत शाही नृत्य भी है, ये सामंत शाही नृत्य भी है, लोक नृत्य है, ये ध्यान रखें। पर इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। घूमर नृत्य का ये जो नृत्य है वो राजस्थान का राजकीय नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब कुछ हम इसके और भी नृत्य देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा ढोल नृत्य के बारे में। ढोल नृत्य, तो जैसा कि नाम से ही है ढोल है, तो ढोल वगैरह बजते होंगे इसमें। तो ये जालौन जो आपका क्षेत्र है उधर का, जालोर करके क्षेत्र है, वहाँ का है ये, ठीक है। जालोर क्षेत्र, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये इसका ध्यान रखिएगा, पुरुषों द्वारा, ठीक है। इसी घूमर के नाम से हमको एक चीज और ध्यान आई कि इसमें राजस्थान में एक झूमर नृत्य है, झूमर। ये कुछ देखिए, राजकीय नृत्य तो केवल एक ही है, वो घूमर है। कुछ नृत्य के बारे में बता रहा हूं जिसको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये हाड़ौती।
हाड़ौती क्षेत्र जो यहाँ पर है, हाड़ौती क्षेत्र, वहाँ स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, स्त्रियों द्वारा। ठीक, क्लियर। ये घूमर से मेरे को ध्यान आया, झूमर। ठीक है। एक है ढप नृत्य, ढप, ढपली वगैरह नहीं होती, सुनिए आपने, ढपली वाले, है ना, ढप, ढक्कन वाला ढप, ढप नृत्य। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये ढप नृत्य वो शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। ध्यान रखिएगा भैया, पुरुषों द्वारा, कहीं स्त्री पुरुष में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये अभी होने वाला है। कब होने वाला है भैया? बसंत पंचमी को ही होता है ये। ठीक है, यहाँ लिख लो, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, बसंत पंचमी पर। ठीक है। अब बसंत पंचमी से ही हमको एक चीज और आया याद, कि ढप तो हो गया, एक है डप, ढप, चंग, या इसको कह दे डफ नृत्य। बसंत पंचमी से ही मेरे को ध्यान आया। उसके बाद होली पड़ता है, तो वो भी शेखावटी क्षेत्र में ही होता है, पुरुषों के द्वारा होता है, शेखावटी क्षेत्र में होता है, पुरुषों द्वारा होता है, लेकिन होली के शुभ अवसर पर, होली पर, है ना, होली पर। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होली के समय ही ये होता है। लेकिन ये देखिए, ये जो चंग मैंने आपको बताया, ये एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, ये एक वाद्य यंत्र है, ये इसका यूज होता है इसमें। ठीक है, वाद्य यंत्र का प्रयोग करके ही ये नृत्य किया जाता है। ये चंग है, वो वाद्य यंत्र है ना। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं हम। इसको यहां से रफ कर देते हैं। जितना ज्ञान मिल सके उतना ज्ञान लपेट डालो, फिर मत कहना कि राजस्थान जीके में कम नंबर आए। पढ़ लोगे फिर नहीं आएंगे, ये पक्की बात है। उम्मीद नहीं, पूरा वादा करता हूँ क्वेश्चन फंसेगा यहीं से। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक घुड़ला नृत्य के बारे में। घुड़ला, घुड़ला सुना है? घुड़ला नृत्य वो मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा होता है, और होली के समय ही होता है। होली पर एक ये हुआ, स्त्रियों द्वारा कौन सा होता है भैया होली पर? देखिए, पहले हम नृत्य का नाम लिखते हैं, घुड़ला, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो होता है वो स्त्रियों द्वारा, पहला चीज। ठीक, होली पर। ठीक, और ध्यान रखिएगा मारवाड़ क्षेत्र पर, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में ये घुड़ला नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है भैया। स्त्रियां ही इसको करती हैं होली पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। होली, इसी से हमको एक दीपावली भी नृत्य याद आ रहा है, हिंडोला करके जो है, हिंडोला, हिंडोला, हिंडोला जो आपका है वो दीपावली के अवसर पर होता है। अब स्त्रियां करती हैं पुरुष करती हैं, इतना ध्यान नहीं है, वो देख लीजिएगा। हिंडोला है वो दीपावली पर होता है। ठीक है। एक चरकुला है, चरकुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला ये आता है अक्सर। चरकुला जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये भरतपुर में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। हाँ, भरतपुर में, भरतपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें भैया, फंस गया तो वही करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक बम नृत्य होता है, बम, उसमें चिमटा वगैरह, ढोल मजीरा, ये सब यूज होता है बम नृत्य में। बम नृत्य एक होता है जिसमें चिमटा, मजीरा, ये सब चीजें यूज होती हैं, है ना, वाद्य यंत्र, चिमटा, मजीरा, ये सब यूज होते हैं। ठीक है। ये बम नृत्य हो गए। कुछ नाम मैं और बता देता हूं जो राजस्थान में नृत्य हैं, जैसे गरबा, गरबा आपने गुजरात में भी सुना होगा, है ना, गरबा। खारी, कुछ अन्य जो नृत्य है इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। एक हो गया लुम्बर, चरकुला मैंने आपको बता ही दिया,
ठीक है। बम नृत्य भी मैंने आपको बता दिया। एक होता है डांग, एक होता है ढिंडोरी। डांग डांग करके नहीं होता, डांग, ढिंडोरी, ढिंडोरी। ये इसके कुछ नृत्य हैं जो कि राजस्थान में किए जाते हैं। ठीक है। एक लांगुरिया आपने सुना होगा, लांगुरिया, सूकर, लांगुरिया। ये सब प्रसिद्ध नृत्य हैं भैया राजस्थान के, इसको कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैर, गैर नृत्य, गैर से याद कर लो, गैर, गैर लोग होते हैं, गैर, गैर, ये सब चीजें वहां पर हैं। ठीक है। लुम्बर हो गया, और क्या हो सकता है, बिंदौरी हो गया, बिंदौरी, बिंदौरी नहीं हुआ है ना, बिंदौरी, 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 डिंडोरी नहीं होता है, शायद बिंदौरी ही होता है। ठीक है, इसको हटाइए, डिंडोरी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है। नाहर करके भी एक होता है, नाहर भी नोट कर लीजिए। बस ऐसे तो बहुत हैं। ठीक है, बस ये प्रमुख थे। मेन चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, राजकीय नृत्य है, वो घूमर है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी राजस्थान के नृत्य में आएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भैया हिंडोला है, ये दीपावली के शुभ अवसर पर नृत्य होता है। घुड़ला है वो होली पर होता है। ठीक है। डप है वो आपके बसंत पंचमी पर अभी होने वाला है। ठीक है, 2-3 दिन बाद। और चंग जो डफ नृत्य है, वाद्य यंत्र, चंग कहते हैं, चंग है वाद्य यंत्र है, वो आपका होली पर ही होता है और शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ये कुछ नृत्य थे। एक राजकीय नृत्य था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें, और वीडियो का अंत करेंगे फिर। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, उसका वेट करें कि वो भी राजस्थान जीके से ही रिलेटेड आएगी। अब हमने राजस्थान जीके का पोर्शन अगर शुरू किया है तो हम उसको पूरा करा कर ही मानेंगे। जल्दी से नोट करिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए ठीक, कर लिया होगा। चलते हैं, कुछ और पढ़ेंगे अब। ज़रा सा थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूँ। हमने जो पढ़ लिया भैया, पशु पढ़ लिया, पक्षी पढ़ लिया, है ना, वृक्ष पढ़ लिया। ठीक है, नृत्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य। अगर हमने नृत्य भैया, नाच पढ़ लिया, तो गाना भी तो पढ़ना है, राज्य गीत के बारे में पढ़ लें। तो यहाँ का जो राज्य गीत क्या है, केसरिया बालम आओ, केसरिया बालम आओ, केसरिया बालम आओ करके आपने गाना सुना होगा। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्यारे देश, म्यारो देश। ये जो है भैया राजस्थान का राज्य गीत कहा जाता है। ठीक है, ठीक। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्यारो देश, ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है, राजकीय गीत है। सॉरी, नृत्य तो बता चुका हूं, राजकीय गीत है। ठीक है, सबसे पहले इसको जो गाया, वो किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई थी, उन्होंने गाया। ठीक, गाया। और सर्वाधिक जो गाया वो किसने गाया? सर्वाधिक जो गाने वाले थे, अल्लाह जिलाह करके थे, अल्लाह जिलाह भाई। ठीक है, अल्लाह जिलाह। उन्होंने इसको भैया सर्वाधिक गाया। ठीक है, किसको? इसको। ठीक, इतनी ही चीज़ है, इससे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़िए। मेन आपको पता होना चाहिए कि राजकीय गीत है कौन सा आखिर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उदयपुर की जो मांगी बाई थी, उन्होंने इसको गाया। ठीक है, सर्वाधिक गाने वाले थे वो जो अल्लाह जिला बाई थी, उन्होंने गाया इसको। ठीक है,
अब हम सबसे जो विशेष चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि भैया राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान जो दिवस जो मनाया जाता है भैया 30 मार्च को मनाया जाता है, याद कर लीजिए 30 मार्च जो आने वाला है आगे, इसको राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ठीक, अब 30 मार्च इसका जो दिवस रखा गया है, कुछ भैया लॉजिक तो रहा होगा ना। तो भैया 30 मार्च सन 1949 की बात है, 30 मार्च 1949 की बात है। एक था जैसलमेर, ये वही जैसलमेर है जहां पर वो अपना घोड़ावड़ रहता है ना, अभी बताया ना मैंने। जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और एक हो गया बीकानेर। बीकानेर, इन सबको मिला के एक बृहद राजस्थान की उत्पत्ति हुई, बृहद राजस्थान बना। ठीक है, यही कारण था कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, क्लियर, ये चीज आपको हुआ क्लियर। ठीक है, एक चीज और हम आपको बताएंगे कि यहाँ का लोकवाद क्या है। लोकवाद यंत्र जो होता है, लोकवाद, तो लोकवाद यहां पर कौन सा है, अलगोजा, आपने सुना होगा अलगोजा। और इसके मेन वादक कौन थे, जो वादक जो थे अलगोजा, जो सबसे ज्यादा वो रामनाथ चौधरी थे, वो एक थे, उन्होंने वो इसके वादक थे, रामनाथ चौधरी। ठीक है, जितना ध्यान आता जा रहा है उतना मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो आएगा। ठीक है, ये तो हो गया लोकवाद की बात। ठीक है, लोकवाद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब खेल भी कूद लें थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं राज्य का जो खेल है, राजकीय खेल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है, बास्केटबॉल। ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल में ये 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, एक साइड, तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। ये बास्केटबॉल सन 1948 में रखा गया। ठीक, राजकीय खेल। इतना ही था आज, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक जो क्लियर हुआ, हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये आपका पहला टॉपिक था, किसमें, राजस्थान जीके में, जो कि रीट एग्जाम में आना है उसके सिलेबस में। तो मैंने आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह सारे बता दिए। आगे और भी अगर 1-2 चीज़ें और आती हैं तो मैं बता दूंगा, अगर ध्यान आती हैं। ठीक है, फिलहाल जितना मैंने कराया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको करना है। फिट फॉर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और राजस्थान में जो मैथ्स और साइंस के भी स्टूडेंट होंगे जो लेवल 2 का एग्ज़ाम देंगे, तो मैथ्स भी हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे, पूरे टॉपिक सारे कवर करा देंगे। एटलीस्ट इतना तो करा ही देंगे कि आपके रीट एग्ज़ाम में फंस जाए। ठीक है, तो फिलहाल आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान की जीके की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कुछ प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, या फिर देख लेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए, फिट फॉर एग्जाम के साथ बने रहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। राजस्थान जीके आपका पक्का निकल जाएगा, बस फिट फॉर एग्जाम के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो भैया शेयर कर दो, लाइक भी कर दो। अगर बहुत ज़्यादा अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ठीक है, मैं चलता हूँ भाई, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।